कायनात और मीरब, आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? हेलो। चलो, वालेकुम अस्सलाम। मैंने ना वो एंटर वाला बटन ही दबाया था, वो सब्ज वाला। तो वो वैसे ही मैं बोलता जा रहा था काफी देर से। तो अब मुझे ख्याल आया कि वो मैंने वो सब्ज वाला बटन दबाना था, एंटर रूम। तो वो अब दबाया तो अब वो लिंक हुआ ये भी स्यापा ही है, अभी जेन में निकल जाता है। अब सुर्ख वाला आया हुआ है ऊपर, टेलीफोन बना हुआ, उसको दबाऊंगा तो खत्म हो जाएगा। तो सब्ज वाला दबाओ, ग्रीन वाला, तो फिर एंटर तो होता है बंदा। अच्छा बच्चों, अभी आप लोग अभी 3 स्टूडेंट हुए हो। अभी 3 हैं स्टूडेंट। हेलो। वालेकुम सलाम। हाँ भी सबा। जा जा, कैसे हैं? जो तू कहोगी। दो। हाँ हाँ, न्याजी अड्डे के साथ। चलो ठीक हो गया। कितने बजे? 3 बजे के बाद ना, नहीं? चलो बताओ फिर। कितने बजे क्या है? पूछ लो, कोई बात नहीं, अभी पूछ लो। चलो ठीक हो गया। अच्छा। चलो ले आई माल्टे शाल्टे। चलो ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं अब। मैं आपका इंतजार करूंगा। अच्छा, अल्लाह। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज। तो बच्चा हमने, तो कायनात मेरी बेटी, हमने वो दुआ करें, ये वाला जो है वो अभी क्या कहते हैं कि क्लासें ऑनलाइन ही रहनी है फरवरी में भी, या हो जाएंगी? किस तरह क्या करना है इन लोगों ने अभी कायनात? क्योंकि ये कोरोना शरोना क्या मतलब, क्लासेस हो जाएंगी फरवरी में स्टार्ट या नहीं होंगी अभी? कोई टीचर कहते हैं, कोई नहीं कहते? आप लोगों को तो ज्यादा रास्ता होता है काफी टीचर से। हाँ बेटा, मैं पूछ रहा था कि फरवरी में, आवाज आ रही मेरी? ये फिर डिस्कनेक्ट सा हो गया था। कायनात। हाँ मेरी बताओ कि ये बेटा फरवरी में क्लासेस स्टार्ट हो जानी दोबारा, कि ये क्या अभी क्या बनना है? क्योंकि आप लोगों के तो हैं टीचर से लिंक।
अच्छा जी, ये श्योर यकीनन हो जाएंगी। चलो ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, मैं आपसे कह रहा था कि थैंक्स माई ऑल डॉटर्स एंड माई सन, थैंक यू। तो मैं कह रहा था कि हमने कोरिलेशन लास्ट क्या किया था, कोई बेटी बता देगी? लास्ट मैंने क्या करवाया था आप लोगों को, मैं भूल गया। और रिग्रेशन लाइन कर लिया था? रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन के सवाल। और रिग्रेशन लाइन का सवाल किया था बेटा आप लोगों ने? चलो शाबाश। तो बेटा रिग्रेशन लाइन जो होती है ना, देखो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ये जो अहम चैप्टर हैं, आज मैं ओवरऑल इसको जो हमने ऑनलाइन पढ़ा है इसको डिस्कस करते हैं। तो कोरिलेशन में जो था वो आप लोगों ने एक तो क्या नाम लेते हैं, कोरिलेशन में हमने डिफरेंट डेफिनेशन को पढ़ा था। और डेफिनेशन में कोरिलेशन जो था वो नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, जिसको नल कोरिलेशन कहते हैं। यानी कोरिलेशन हमने पढ़ा था द इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। उसके बाद बच्चों फिर मैंने पॉजिटिव को, या आप इसे इसकी डेफिनेशन ये भी कर सकते थे, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन, इसको भी इस तरह से भी कह सकते थे। उसके बाद बच्चों हमने कोफिशिएंट ऑफ सॉरी पॉजिटिव कोरिलेशन मैंने कहा था कि व्हेन बोथ वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन द कोरिलेशन इज सेड टू बी द पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एज इंक्रीज होने से वेट इंक्रीज होता है या क्या होता है, इसको पॉजिटिव कोरिलेशन का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। इफ द बोथ वेरिएबल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द कोरिलेशन इज सेड टू बी द नेगेटिव कोरिलेशन। जिस तरह के आप प्राइस और डिमांड को कहते हो कि प्राइस इंक्रीज करती है, डिमांड डिक्रीज करती है, प्राइस डिक्रीज करती है, डिमांड इंक्रीज करती है। इस तरह बच्चों मैंने आप लोगों को एक और चीज करवा दी थी, वो ये था कि पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, if there is no any relation between the two variable is called zero correlation, वो जीरो कोरिलेशन कहलाता है। अच्छा भाई, ये जरा मुझे बताओ कि ये जो स्क्रीन पे कायनात, मेरी मीरब या कोई और मेरी बेटी मरियम, जब आप स्क्रीन पे हाथ उठा लेते हो तो ये जो जूम जो है ना, ये डार्क हो जाता है या खत्म हो जाता है कभी कभार। तो इसका क्या हाल है कि स्क्रीन के हाथ उठाने से ये मुझे नजर आता रहे, मैं मैसेज पढ़ता रहूं? कोई इसका तरीकाकार है आप लोगों के पास? आप करते हो? कोई कोई ऑप्शन है इसमें? हाँ भाई मीरब, कायनात, कोई महरीन, को इसमें कोई ऐसा सिस्टम होता है कि उसके ऊपर उंगली हटा हटा दें और वो का स्क्रीन के ऊपर, और वो डार्क ना हो, वो वैसे के वैसे चलती रहे, रोशन रहे, ताकि मैसेज आते रहे, पढ़ता रहूं। और वो ये कि जब हाथ उठा लो तो एकदम ही जो है ना वो डार्क हो जाता है, खत्म हो जाता है, स्क्रीन ब्लाइंड हो जाती है। तो क्या तरीका कार है इसका?
नहीं, आप भी तो वो जो है वो मैसेज लिखते हो ना, मैसेज जब लिखते हो तो उंगली उसके ऊपर हाथ तो नहीं लगाए रखते, तो वो क्या क्या तरीकाकार होता है कि वो ना रहे। अच्छा, वो फोन पे टाइम सेट करना पड़ता है। चल, अच्छा बच्चों, फिर ये मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जो है, क्या नाम लेते हैं इसका, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन आपको आ गया। फिर मैंने आपको एक स्कैटर डायग्राम का कुछ कंसेप्ट दिया था कि स्कैटर डायग्राम किस तरीके से इसको निकाला जाता है। स्कैटर डायग्राम एक्चुअली दो वेरिएबल के दरमियान जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है स्कैटर्स की शक्ल में, बिखरे हुए पॉइंट्स की शक्ल में, जो आप एक्स और वाई दिया जाता है, जिस तरह कोरिलेशन निकालते थे, उस एक्स और वाई को आप वो पॉइंट आउट कर देते हो ग्राफ के ऊपर, एक्स के और फिर वाई, फिर वाई, फिर एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। तो वो मुख्तलिफ डॉट बन जाते हैं ग्राफ के ऊपर। वो जो डिफरेंट डॉट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनको स्कैटर डायग्राम का नाम दिया जाता है। ये आपको डेफिनेशन गालबन मैंने भेज दी थी आपको। उसके बाद बच्चों फिर मैंने फार्मूला बता दिया था कि स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को स्मॉल आर से जाहिर करना है, कैपिटल आर से नहीं जाहिर करना। कैपिटल आर जो है ये मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है, और जो स्मॉल आर है ये सिंपल कोरिलेशन कहलाता है। इसमें पार्शियल कोरिलेशन भी होता है। बहरहाल आपने सिंपल कोरिलेशन को ही पढ़ना है। सिंपल कोरिलेशन स्मॉल आर को पढ़ने के बाद हम इसको आगे लेकर चलते हैं। जब इसका सिस्टम आगे चलता है तो इसको कोरिलेशन एन समेशन एक्स, एक फार्मूला बताया था, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय स्मॉल एन समेशन कैपिटल एक्स स्केयर, समेशन एक्स स्केयर माइनस समेशन एक्स होल स्केयर, फिर ब्रैकेट बंद कर देते थे, फिर एन समेशन वाई स्केयर माइनस समेशन वाई, फिर होल स्केयर, फिर ब्रैकेट बंद कर देते थे, और उसके ऊपर स्केयर रूट लगा देते थे। इस तरह आपके पास जो है कोएफिशिएंट कोरिलेशन का जो है वो फार्मूला बन जाता था। अब फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल सेंड किए, x1 2 3 4 5, y5 4 3 2 1, उसके दरमियान कोरिलेशन निकालते थे तो -1 आता था। तो फिर मैंने कहा था कि ये तो फार्मूले के जरिए इसको सॉल्व कर लिया था आपने। बड़ा अहम काम है ये सारे, अक्सर पेपर में ये इस चैप्टर में सवाल आता होता है। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज, कोएफिशिएंट कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज, और कोएफिशिएंट कोरिलेशन का न्यूमेरिकल और इसकी डेफिनेशन। ये अक्सर पेपर में सारे डिसिप्लिन में जितने भी मेडिकल के हैं उनमें एक सवाल या एक पार्ट मस्ट है, लाजमन आता होता है, हाँ वो पोस्ट आवर का हो, हाँ वो कोई हो। उसके बाद बेटा मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई। जब इसका न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद फिर आंसर आ जाता है, वो आंसर जो है वो कोएफिशिएंट कोरिलेशन कहलाता है। अब पीछे उसके बाद फिर मैंने नीचे आपको कोरिलेशन का नोट करके बताया कि इफ स्मॉल आर इक्वल टू +1, तो हम इसे कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक आ जाए तो इसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अगर आर का आंसर -1 आ जाए तो इसको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का नाम दिया जाता है। अगर आर का आंसर 0 आ जाए तो इसको नल कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन का नाम दिया जाता है। उसके बाद क्या चीज होती है, फिर मैंने आपको कोएफिशिएंट कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज बताई थी कि कोएफिशिएंट कोरिलेशन जो होता है वो हमेशा -1 और +1 के दरमियान लाइज करता है। यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। फिर बच्चों मैंने आप लोगों को
कोरिलेशन कोएफिशिएंट की सेकंड, ये याद रखना कि ये -1 और +1 के दरमियान इसका आंसर आना चाहिए। अगर आपके पास आता है ना आंसर -1 तो ठीक है, अगर -1.008 आ जाता है, ये -1.2 या 2.3 या -2.8, तो जवाब गलत है आपका, जवाब दुरुस्त नहीं है। जवाब या तो आंसर -0.99 आता है, ठीक है, या खाली 1 आता है, ठीक है। उधर पॉजिटिव अगर 1 आ जाता है तो ठीक है, 0.99 पॉजिटिव आता है, 0.98, 0.97, 0.0647 इस तरह आता है तो आंसर ठीक है। अगर 1.008 या 2.98 या 3.78 आता है तो जवाब गलत है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है, इसकी लिमिट है, ये हमेशा -1 और +1 के दरमियान लाइज करता है। यही इसकी प्रॉपर्टीज है। द कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज ऑलवेज लाइज बिटवीन डैश, नीचे जो है वो लिखा होगा -1 टू +1, बी ऑप्शन लिखा होगा -1 टू 0, सी ऑप्शन 0 टू -1। इस तरह आपके पास आंसर लिखे जाएंगे। आपने -1 टू +1 जो है उसको टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आप लोगों को जो काम करना है वो ये कि सेकंड प्रॉपर्टी ये है, द कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट कोरिलेशन जो है ये ज्योमेट्रिक मीन है दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन का, जिसको मैंने आपको आर इक्वल टू, इसको आर से जाहिर करते हैं स्मॉल आर से, बी वाई ऑन एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स ऑन वाई, बी वाई ऑन एक्स माइनस बी एक्स ऑन वाई, यानी बी लिखकर ना स्मॉल बी, इसकी बेस में वाई और फिर एक्स, फिर मल्टीप्लाई का निशान, फिर बी लिखकर फिर एक्स और वाई, और इनके ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया जाता है। इसको आप रिग्रेशन लाइन का नाम देते हैं। रिग्रेशन ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं दो। अगर बी वाई एक्स है तो इसका मतलब बी वाई ऑन, ये एक रिग्रेशन कोफिशिएंट है बी वाई ऑन एक्स, बी एक्स यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स। अगर आपके पास बी एक्स और वाई है, पहले एक्स है फिर वाई है, तो इसका मतलब है रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई है। इस तरीके से आप लोगों ने इसको कोफिशिएंट कोरिलेशन को हल कर लेना है। इसके बाद बेटा आपके पास जो आता है वो कोफिशिएंट कोरिलेशन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए और उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो आपके पास आंसर आ जाता है। अच्छा, इसके एमसीक्यूज में भी सवाल आ सकता है। The regression, if the regression correlation of by on x equal to 0.8 and bx on y equal to 0.7, find r। अब जरा हल करके बताओ ना, मैं आपको कॉपी पेंसिल पास रखो। अगर बी वाई ऑन एक्स जो है, बी वाई ऑन एक्स जो है वो 0.8 है, और बी एक्स ऑन वाई जो है ये 0.7 है, तो आर की वैल्यू क्या होगी? तो इसका आंसर ये होता है कि दोनों को 0.8 और 0.7 को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाता है। वो आपके पास बेटा आर की वैल्यू आ जाती है, स्मॉल आर की वैल्यू आ जाती है। जरा हल करके दिखाओ ना कितना आता है। यानी 0.8 और 0.7 को मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, जल्दी से, हरी अप। शाबाश कायनात। क्या आंसर आता है बेटा? अभी कायनात, मीरब, रिमशा, उर्वा, मुनीबा, महरीन, उर्वा, जरा हल करो इसको, कितना आता है?
मल्टीप्लाई करो बेटा, उसका स्क्वायर रूट ले लो जल्दी से। स्क्वायर रूट लेना है जजर, खाली स्क्वायर नहीं लेना। 0.75 आता है, चलो ठीक है, ये आपके पास आंसर है, शाबाश। 0.75, ये मीरा अशरफ ने बेटा हल कर लिया, वेरी गुड। अच्छा, इस तरह कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो आंसर है, ये ज्योमेट्रिक में यही आपको एमसीक्यूज की शक्ल में आ सकता है, और नीचे ऑप्शन में लिखा जाएगा 0.75, 0.74, 0.73, 0.72, 0. इस तरह, तो 0.7 को आपने टिक कर देना है। अच्छा, इस तरह आपके पास जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन जो है वो हल हो जाता है। अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहा हूं। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, द कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कहता है कि आर जो होता है ना, अगर फार्मूले में जहां पर एन समेशन एक्स आए ना, तो आप लिख दो एन समेशन वाई एक्स, माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई था ना, तो आप पहले समेशन वाई और इंटू समेशन एक्स लिख लो। नीचे भी एक्स वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई, लेकिन जो सवाल है वो वही रहे, एक्स की कीमतें भी वही रहे और वाई की कीमतें भी वही रहे। तो आपके पास जो आंसर आ जाता है, कहता है इन दोनों का आंसर सेम होगा, पहले वाले का फार्मूले का और दूसरे वाले का कोरिलेशन का। तो यही कहता है कोएफिशिएंट कोरिलेशन is symmetrical with respect to x and y. Coefficient correlation is symmetrical with respect to x and y. ये correlation coefficient जो है ये बेटा symmetrical होता है with respect to x and y के। इस तरह correlation coefficient जो है वो आपके पास आ जाता है। तीन प्रॉपर्टी हो गई। एक, coefficient correlation is always lies between -1 and +1। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा आपको ये बताई थी, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो आपको ये बताई, द कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। और चौथी प्रॉपर्टी ये है, द कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज नॉट चेंज इन द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेंज नहीं होता। अगर असल वैल्यू एक्स और वाई है, उसका आंसर निकालोगे तो फिर एक्स को एक नया वेरिएबल बना लो, यानी यू बना लो, उसमें कोई चीज एक्स में से कोई चीज हर कॉमन माइनस करते जाओ, और इसी तरह वाई वैल्यू को वी बना लो, उसको वाई में से कोई चीज माइनस कर दो। अब यू वी के दरमियान जहां पर एक्स है वहां पर यू लिख दो, जहां पर वी वहां पर वो लिख दो, वाई है वहां पर वी लिख दो। तो कहते हैं उन दोनों के दरमियान जो नए वेरिएबल बनते हैं, कोएफिशिएंट कोरिलेशन सेम आएगा। तो यही चीज स्केल के ऊपर है, कोई चीज किसी चीज पर तकसीम कर दी जाए। सो द कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, या कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज नॉट चेंज इन द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। यहां तक बेटा हमने लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने नोट्स आपको वैसे भी सेंड कर दिए थे, और आपको कहा था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालें, होमवर्क भी आपको दे दिया था। अब मैं रिग्रेशन लाइन को करवा रहा हूं। रिग्रेशन लाइन जो होती है, ये y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फार्मूला होता है। रिग्रेशन लाइन दो किस्म की होती है, एक होती है y ऑन x और एक होती है x ऑन y। रिग्रेशन लाइन y ऑन x होती है और रिग्रेशन लाइन x ऑन y होती है। जो रिग्रेशन लाइन y ऑन x होगा, इसका मतलब है पहले y होगा फिर x होगा। गौर से सुनते जाना। और इसमें जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो बी वाई ऑन एक्स वाला इस्तेमाल करते हैं, बी वाई ऑन एक्स वाला इस्तेमाल करते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यानी बी वाई ऑन एक्स, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट वहां पे इस्तेमाल करते हैं। किसमें? रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स में। अगर आपके पास एक नई लाइन देता है कि फाइंड द रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, इसमें जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है
वो बी एक्स ऑन वाई वाला इस्तेमाल करोगे। अब बेटा आपके पास जो है पहली रिग्रेशन लाइन है, कहता फाइंड, जो पॉपुलर है, जो फैमिलियर है, वो यही है वाई ऑन एक्स वाली, वाई ऑन एक्स। ये जो मैंने आपको सेंड की है, असल में इक्वेशन है y इक्वल टू ए स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी एक्स। ये रिग्रेशन लाइन है y ऑन x। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y एस्टिमेट, y के ऊपर ना हट का निशान बना दो, छोटा सा कैप, छोटा सा ना उल्टी हट, उल्टा बना दो, y हैट इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये रिग्रेशन लाइन जो आप लोगों ने फिट करनी है। रिग्रेशन लाइन में एक्स और वाई जो है वो गिवन वेरिएबल होंगे, वो हमेशा सवाल में दे दिए जाएंगे, जबकि ए और बी कांस्टेंट आप लोगों ने निकालने हैं। ए और बी जो है वो कांस्टेंट आपने निकालने हैं, सॉल्व करने हैं। कोई भी सवाल आपको दे, आपको एक्स दे देगा और आपको वाई दे देगा। इस एक्स और वाई की मदद से आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू को y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में पुट करके अपना सवाल को सॉल्व कर लेना है। तो पहली जो रिग्रेशन लाइन है वो है y ऑन x। क्या बेटा है? y ऑन x। इसका फार्मूला है y, उसके ऊपर हट बना दो, कैप बना दो, इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये इसका फार्मूला है। ए और बी इसके पैरामीटर्स हैं, अननोन वैल्यूज हैं जो हमने सॉल्व करनी है, और एक्स और वाई हमें सवाल में दे देगा। ए क्या है? इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। ए को बेटा इंटरसेप्ट कहते हैं, और बी जो है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है वाई ऑन एक्स, क्योंकि रिग्रेशन लाइन हमारी वाई ऑन एक्स वाली है। अब बच्चों बी वाई ऑन एक्स का फार्मूला क्या है? फिर बी वाई ऑन एक्स को निकालने के लिए इसका फार्मूला दरकार है। तो फार्मूला एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, सॉरी एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। ये फार्मूला है जो मैंने आपको नीचे लिखा भी हुआ है। आपको जो नोट सेंड किए थे, पेज पेज खोल रहे हुए ना, ओपन किए हुए भाई? पहले बताओ कि पेज आपने ओपन किया हुआ है, वो वाला रिग्रेशन लाइन वाला? हाँ लिखे ओपन है, ताकि मुझे पता चले। शाबाश। यहाँ फ्रांसिस, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। ए जो है इंटरसेप्ट कहलाता है, और b जो है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है। कौन सा? ऑन x वाला। रिग्रेशन कोफिशिएंट है y ऑन x वाला। अब बच्चों आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। जो a है इसका b का फार्मूला मैंने भी बताया कि एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है, खाली बी भी कहते हैं या बी वाई ऑन एक्स भी कहते हैं। ए का जो फार्मूला है वो वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार यानी अर्थमेटिक मीन वाई सीरीज का, फिर माइनस का साइन, फिर बी, ये बी जो अभी आपने ये ऊपर निकाला है ये, और फिर एक्स बार यानी समेशन एक्स, अर्थमेटिक मीन एक्स सीरीज का। तो आपके पास दो चीजें निकल आई, एक ए और एक बी।
ए इंटरसेप्ट निकल आया और बी रिग्रेशन कोफिशिएंट निकल आया। अब इसका एक न्यूमेरिकल मैंने आपको सेंड किया हुआ है। फाइंड द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। अच्छा, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स को मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो y है ना आपके पास, ये आपके लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, और जो x है ना ये आपके राइट साइड पे लिखा हुआ है। x जो है वो राइट साइड पे बेटा लिखा हुआ है, और y जो है वो आपके लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। y जो है ये डिपेंडेंट डिपेंडेंट कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और x जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट कहलाता है। आपका राइट हैंड इंडिपेंडेंट है, आपका लेफ्ट हैंड डिपेंडेंट है। आपका राइट हैंड इंडिपेंडेंट है, जो वहां पे x लिखा हुआ है, यानी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और आपका y जो है ये आपका लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। आपको पेपर में ये भी सवाल पूछ सकता है कि फाइंड द रिग्रेशन लाइन y एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, y एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी आपको सवाल पूछ सकता है। अच्छा, मैं सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं। आपको ये भी पूछ सकता है फाइंड, लिख लो जरा कॉपी पेंसिल बेटा निकाल कर, मेहरबानी आपकी लिख लो। मैं क्लास में भी करवा दूंगा, रिवीजन भी हो जाएगी, लेकिन मेरे बच्चों, मेरी पुत्रियों, लिख लो। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो होता है, मैं आपको सवाल करवा रहा हूं, इसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द रिग्रेशन लाइन y एज डिपेंडेंट वेरिएबल and x as independent variable of the following data and estimate of y। ये y के ऊपर, ये y के ऊपर जो हट होता है ना, इसे एस्टिमेट भी बोलते हैं। ये कैप जो मैंने बताया था, इसको एस्टिमेट भी बोलते हैं। y एस्टिमेट, सवाल में कहता है फाइंड द रिग्रेशन लाइन y ऑन x या एंड एस्टिमेट ऑफ y इफ x इज इक्वल टू 10। अगर x 10 के बराबर हो तो y की वैल्यू क्या होगी, ये आपको कह रहा है। इस तरह सवाल भी दे सकता है, एक स्टेटमेंट आपको चेंज करके ये भी कह सकता है फाइंड द रिग्रेशन लाइन, फाइंड द रिग्रेशन लाइन। अब आपको ये नहीं कहेगा कि y ऑन x कह लो या x ऑन y कह लो। फाइंड द रिग्रेशन लाइन, ये दूसरी स्टेटमेंट है, ये भी लिख लो। फाइंड द रिग्रेशन लाइन एंड एस्टिमेट y इफ x इज इक्वल टू 10। इसका भी मतलब यह है कि y ऑन x निकालो। याद रखना मेरे बच्चों, जिसमें आपको जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको दे देता है वो इंडिपेंडेंस होता है, और जिसकी वैल्यू नहीं देता, जिसको एस्टिमेट करने के लिए कहता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब आपने गौर से इसको सुन लिया होगा। जिसकी वैल्यू हमें दे देता है, अब हमें वैल्यू किसकी दे रहा है, एक्स की, तो एक्स जो है ये इंडिपेंडेंट है, और वैल्यू एस्टिमेट किसको करने के लिए कहता है, वाई को, तो वाई डिपेंडेंट है। याद रखना। अब सवाल आपको दे रहा है, कहता है सवाल था कि एक्स आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। वाई आपके पास है 5, 4, 3, 2, 1। ये सवाल है जी। कहता है जब एक्स 1 था तो वाई 5 था, जब एक्स 2 था तो वाई 4 था, जब एक्स 3 है तो वाई वाई 3 था। एक्स 1, 2, 3, 5, 4, 3, इस तरह आपका। और जब एक्स 10 होगा तो फिर वाई क्या होगा, एक्स 10 होगा तो वाई क्या होगा। अब ये आपने रिग्रेशन लाइन के जरिए एस्टिमेट करना है।
तो सबसे पहले आपने एक्स और वाई को कॉलम की शक्ल में लिख लिया, जो आपको सामने आपके लिखा हुआ है। इसका आपने नीचे लाइन लिख ली, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये रिग्रेशन लाइन फिट करने के लिए कहता है। और b का फार्मूला लिख लिया, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। अब यहां पर n जो है वो 1 2 3 4 5 के बराबर है, n 5 के बराबर है। अब आपने समेशन एक्स वाई करना है। अब x और y को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी a को 5 से ज़रब दे दो तो 5 आ जाएगा। x 2 है तो y 4 है, 2 को 4 से ज़रब दे दो 8 आ जाएगा। इस तरह आपने उस कॉलम को सम किया तो 35, समेशन एक्स वाई 35 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने बेटा समेशन एक्स लेना है, एक्स को सम कर लो वो 15 आ जाएगा। फिर वाई को सम कर लो, वो समेशन वाई आ जाएगा, वो 15 आ जाएगा। फिर आपने एक्स की हर वैल्यू का स्केल ले लो, ए का स्केल लिया 1, 2 का स्केल लिया 4, 3 का स्केल लिया 9, 4 का स्केल लिया 16, 5 का स्केल लिया 25, और इसको जमा कर लो तो समेशन एक्स स्केल 55 आ जाएगा। फिर आपने वाई स्केल ले लिया, 5 का स्केल 25, 4 का स्केल 16, 3 का स्केल 9, इस तरह आपने लेते गए। 2 का स्केल 4, 1 का स्केल 1, इसको भी जमा करोगे तो 55 आपके पास आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज को नीचे फार्मूला है बी का, क्योंकि हमने बी मालूम करना है। एन की जगह 5 लिख दो, समेशन एक्स वाई की जगह 35 लिख दो, माइनस समेशन एक्स की जगह 15 लिख दो, समेशन वाई की जगह 15 लिख दो। फिर तकसीम का निशान है, फिर नीचे एन 5 है, फिर समेशन एक्स के 55 है, फिर माइनस समेशन एक्स जो है वो आपके पास 15 है। लो जी, इसको हल कर लो तो -1 आपके पास आता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट -1 आता है, -1 आता है। एक आ गया पैरामीटर। अब आपने निकालना है ए किसके बराबर है, वाई बार माइनस बी एक्स बार के बराबर। तो बेटा आपने वाई बार किसके बराबर होगा, समेशन वाई ओवर एन, यानी 15 तकसीम 5, ये 3, वाई बार 3 आ गया। इस तरह एक्स बार लेना है तो समेशन एक्स ओवर एन आ जाएगा। समेशन एक्स 15 है, उसको 5 पर तकसीम करो, वो भी 3 आ जाएगा। एक्स बार भी 3 है, वाई बार भी 3 है, बी वाई एक्स जो है वो -1 है। अब आपने क्या करना है, ए का फार्मूला है। ए का फार्मूला क्या है, वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई की बार जाकर 3 लिख दो, माइनस वैसे रहेगा, बी की जगह -1 लिख दो और एक्स बार की जगह 3 लिख दो। तो 3 को जब -1 से जरूरत दोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो आपके पास 6 आ जाएगा। वो 3 + 3 6 आ जाएगा, और 3 + 3 को आप जमा कर दो तो वो 6 आ जाएगा। तो ये ए आ गया। इस ए और बी को असल जो फार्मूला है, वाई एस्टिमेट इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में पुट कर दो। तो y इक्वल टू ए की जगह आपने 6 लगा दिया, माइनस का साइन प्लस का आ गया, बी की जगह -1 लिख लिया और एक्स लिख लिया। तो इस तरह y इक्वल टू 6 - एक्स ये आंसर आ जाता है। ये रिग्रेशन लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीस्ट स्क्वायर लाइन है। अब आपको कहता है y को एस्टिमेट करो। अब आपने क्या करना है, x की जगह 10 लगा दो। x की जगह क्या लगा दिया, 10। तो 6, तो -10, तो 10, 6 में से -10 निकाला तो कितना आता है, नहीं माइनस माइनस प्लस आ जाता है ना, वो 6, और वो 10, एक्स की जगह 10 लगा दो, लगाओ जरा। ए पहले ए आपके पास 6 आ गया, फिर प्लस का साइन आ गया और एक्स आ गया, यानी y इक्वल टू ए प्लस एक्स, 6 + एक्स। अब 6 + 10 16। तो एक्स जब वाई एक्स जब 10 होगा तो y किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। बहरहाल इस तरीके से आपने इसको हल कर लेना है। ये रिग्रेशन लाइन कंप्लीट हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो जरा मुश्किल सी है, वो मैं क्लास में करवाऊंगा आपको। बहरहाल आपको ये जो है, और मुझे लिखते बताते जाना कि मैंने क्लास में क्या क्या करवाना है, ये ना कोई भूल जाए चीज। अब मैंने बेटा आपको एक सवाल दे रहा हूं, वो सवाल आप लोगों ने खुद जो है वो सॉल्व करना है। हाँ जी, सवाल दूं, उसकी रिग्रेशन लाइन आपने खुद हल करनी है। बेटा सवाल दूं मैं आप लोगों को,
शाबाश मेरी बेटी। अब एक्स लिखो, फाइंड द रिग्रेशन लाइन, उसी तरह वही स्टेटमेंट आपने लिख देनी है, सारा कुछ ऊपर वाला। एक्स की जगह लिखो, एक्स का वेरिएबल जो है वो नीचे लिखो, एक्स की वैल्यू लिख लो। एक्स की वैल्यू लिखो 3, 5, 7, 3, 5, 7, 8, 10, 12। 3, 5, 7, 8, 10, 12। जी लिख लिए, ये एक्स की वैल्यूज हैं। बेटा क्वेश्चन ही दे रहा हूं मैं रीन, ये लिखवा तो रहा हूं आपको, लिखें। एक्स की वैल्यू जो है वो 3, 5, 7, 8, 10, 12, ये एक्स की वैल्यू है, लिख ली है। अब आप किसका, y की वैल्यू लिखो, y की वैल्यू लिखो, शाबाश। 0.9। अब मैं भूल जाऊंगा साथ साथ, तो फिर ना कहना सर को दोबारा लिखवाएं, मैं दोबारा नहीं लिखवा सकता। y की वैल्यू लिखो 0 पॉइंट, क्योंकि मैं कोई सामने किताब नहीं खोली, मैं अपने पास से ज़हन में बनाकर लिखवा रहा हूं। y की वैल्यू लिख लो 0.9, 0.8, 0.6, 0.1, 0.12, 0.13, 0.13 लास्ट वैल्यू है। शाबाश, शाबाश मेरा भाई। इसी तरह मैंने y की वैल्यू लिखवाई है, वो y की वैल्यू बता दो ताकि सारे पढ़ लें। y की वैल्यू भी इसी तरह लिखो मीरब, 0.9, 0.8, 0.6, 0.1, 0.12, 0.13। शाबाश। 0.9, 0.8, 0.6, 0.1, 0.12, 0.13, ये बेटा y की वैल्यू है। अब आपने ये x और y दे गया, इस x और y की जगह अब आपने क्या करना है, ये x और y दे गया है, अब आपने इसकी रिग्रेशन लाइन निकालनी है। यानी समेशन x निकालोगे, समेशन y निकालोगे, समेशन x के निकालोगे, समेशन y के निकालोगे, x और y को मल्टीप्लाई करोगे, उसका सम करोगे, और आगे एक और चीज लिख लो, एस्टीमेट ऑफ y, एस्टीमेट ऑफ y, एस्टीमेट ऑफ y इफ x इक्वल टू 20। अगर x 20 हो तो y की वैल्यू निकालनी है। x बेटा 20 हो तो y की वैल्यू निकालनी है। सवाल कंप्लीट हो गया है। अब आपका काम है इसको हल करो, मैं जरा दूसरा काम करने वाला हूं। जी बेटा कर लोगे सवाल, इसको हल करोगे, ए और बी की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद उस फार्मूले में y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में पुट कर दो, और बी का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ए का फार्मूला मैंने बताया हुआ है। फिर आपने आखिर में एक्स की जगह जो है वो 20 लगा देना है, तो आपके पास वाई एस्टिमेट आ जाएगा। ओके, इसको हल करना शुरू कर दो, शाबाश।
ਹਾਂ ਫਾਰਗ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਲਕ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਸਿਟੀ ਅੱਡੇ ਦੇ। ਉਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਾਲਕ ਪੂਲਕ ਕੱਢ ਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਤਾਰਕ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 21,000 ਚੈੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2009 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਫਰਵਰੀ 2009 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਰਾਤ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 2 4 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ 21,000 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਹੁਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨਸੁੱਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 21,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆਏਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਕਰੇ। 3,000 ਜਾਂ 4,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਪਿਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਲਕ ਵੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਸੱਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਆਣਾ 30 ਤਰੀਕ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਆਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਨੇ, 6 ਦੂਣੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਲੈਕਚਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜੀ ਚੈੱਕ ਬਣਨ ਗਿਆ ਹੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਫੈਲ ਨੂੰ ਕਿ ਲਵਾ ਲੈ ਆਪੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਿਛੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਵਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਚਲਾ ਜਾ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆਣੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਹੋਰ ਚਲੋ ਸਹੀ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਲਕ ਦੀ ਗੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੇਥੀ ਦੀ, ਤੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਪਾਲਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕਟਾਵਾਂ ਲਈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਠੀ, 130 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। शाबाश मेरा बेटा, सवाल हल करो भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਖੈਰੀ ਮਸਰੂਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਾਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦਾ? ਬੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਾਰਮ ਡੀ ਫਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ।
ते केड़ा समैस्टर रैंह्दा जाना हुण? चौथा? तीसरा चौथा? नहीं यार, तीसरा तो जा रहा, तीसरे दे पेपर नहीं दिते सू? नहीं हूं तो मेरा ख्याल चौथा उन्हें चौथे चौ 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 नहीं हूं चौथे च मेरा ही आ जाना ना चौथे च इंशाल्लाह मैं ही पढ़ावा उत्थे जाके। होर सुना घर बच्चे सब तू ठीक है? हाँ। अच्छा यार चौधरी, दो मशवरे लेने सी। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ? 10 ਮਰਦੇ ਆ ਐਨਓਸੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਨੇ ਹੁੰਦੇ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਰੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਨਐਤ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਲੁੱਤਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ 10 ਮਰਲੇ, ਆਸਮ ਨਾਲ ਹਬੀਬ ਪਾਰਕ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਾਰੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਤੀ, ਢਾਈ ਢਾਈ ਮਰਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਚਾਹੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭੇਜਤਾ, 21,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2009 ਚ ਫਰਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਚ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤਾਰਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਰਕ ਮਹਿਮੂਦ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਸੁਸਰ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੁੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤਾਰਕ ਮਹਿਮੂਦ ਕੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ
ਭਜਨ ਸਾਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਬਣਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਬਣਦੀ ਉਸ ਕਰਾਈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੈਠ ਬਣਾਵੋ ਅੱਛਾ मेरा अपना कल लेना है हाँ कल मेरा इधर जी कितना है
बाहर भी जाके हल्दी लियानी तो मैं साग लेना गोशर मेरा कोई चीज के साग नहीं था साग नहीं था ते निक्कियां निक्कियां गलतना मैं पैदा की दसा देसी गल्ला ते 15 किलो मैंने 1 किलो मेनू ले मैं काम खा पर मुंडा कनेरे भी ना लगे आज मैं मैं अगले ऐतवार दिन मन बना ले मुझे याद आ रहा है हाँ बर्गर क्या पहले वो करता नहीं ना मामी मारती नहीं फिर कुत्ता यकीन करे तो पंत की रोटी नहीं खाते तो दिन नौ अपने बड़ी खाना थोड़ा रोटी खाते क्या मैं मकई भी खाने दवा भी खाने हैं बाजरे भी खाने हैं साढ़े 12 वाले में चटपटा लगता तो मैं कागज की हो गई हाँ मेरे तेल ना चौपड़ देनी है बेचारी वो खा लेंगे खाना की मुझे कागज की मुझे कल गोभी 10 रुपये किलो हाँ हाँ रोटी बड़ी सी अभी देखो उड़म आई पता मैं गई 50 की तू ना 40 रुपये किलो मैं 100 की 2.5 किलो हाँ मैं हम तो खा लाती हैं हमें आ तो हो गए उसके बाद फोटो मेरा यहाँ फोटो जा रही थी तरह सौ रहे टोपी हो गई कि निकली ठीक है पता काम हाँ चलिए कैसा काम नहीं कर हाँ 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 उनको सब ठीक है
नहीं भाई वो नियत नहीं होनी वो नियत नहीं होनी होंगी
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, शुक्र है, ठीक ठाक। बेटा मैं जरा ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो वो आवाज नहीं आ रही। मैं बाद में आपसे करता हूँ, मैं आपको करता हूँ, मैं खुद ही करता हूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेरा टाइम नहीं है, मैं मैडम रुबीना बात कर रही हूँ। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जफर बात कर रहे हैं? जी 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 जी। सर मेरा लेक्चर है इस वक्त 12 से 1 तक। 12 से 1 तो मेरा लेक्चर है। थर्ड ईयर के साथ। नहीं नहीं, मेरा इस वक्त जो है वो सेकंड ईयर के साथ है। सॉरी, मैंने सेकंड ईयर को टच कर दिया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सॉरी सर, सॉरी। अच्छा अच्छा। हेलो बेटा, आप सेकंड ईयर के हो ना? जेनिफर खान साहब बीबी, आप सेकंड ईयर के हो ना सारे? बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सेकंड ईयर को ना सेंटर में क्लास 4 भी हो रही थी दरमियान में। जी बेटा, लास्ट हमने क्या किया था, कुछ बताओगे? जेनिफर, तूने फिर मुझे नहीं बताया कि क्या किया था क्या नहीं किया था। वालेकुम सर, इट इज थर्ड ईयर क्लास। बच्चे का नहीं, यस। अस्सलाम वालेकुम बेटा।
बेटा ये मेरी क्लास है ना इस वक्त आप लोगों के साथ, 3rd ईयर क्लास। कैसे हो आप लोग? जी बेटा शादी। मैडम आपकी आवाज आ रही है 2nd ईयर क्लास में ना। सर ये 2nd ईयर नहीं 3rd ईयर है ये। नहीं नहीं, ये जेनिफर खानसा बीबी जो है ना, ये 2nd ईयर के मैथ की क्लास ले रहा हूँ मैं। सर मैं जिसको पढ़ा रही हूँ वो प्रस्तिश एंड नीरब अशरफ वाली क्लास है। चले मैं दोबारा करता हूँ। मैं वो आप हमारा 2nd ईयर का लिंक उठाए प्लीज सर। जी बेटा सर मेरा ख्याल गलती से लिंक उठा लिया सर ने 3rd ईयर का, ठीक है। जी बेटा मैं आप लोगों को फैमिली प्लानिंग पढ़ा रही थी, वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ।